हेलो। तो मेरे पास एक सैमसंग का A127 मॉडल है जिसमें माइक्रोफ़ोन काम नहीं करता है। माइक्रोफ़ोन की इशू है इसमें। माइक्रोफ़ोन की इशू है, माइक्रोफ़ोन काम ही नहीं करता है। तो और रिसीवर भी काम नहीं करता है। दो इशू है इसमें, माइक्रोफ़ोन और रिसीवर कुछ भी काम नहीं करता है। और वॉइस रिकॉर्डर के जो है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हेलो 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 हेलो, नथिंग। तो इस केस में मेरे पास पहले रिसीव हुआ था, तो मैंने इसको बना के कुछ टाइम पहले फेसबुक पे पोस्ट भी डाला था। ओके। तो इसमें इशू एक्चुअली किस चीज़ से आ रहा था? इसमें इशू आ रहा था सीपीयू साइड से, जो कि मैं डायग्नोस करके ऑलरेडी रिपेयर भी कर चुका हूँ। ओके। और मैंने ये एक बात बताई थी कि ये सीपीयू साइड से दिक्कत थी। ओके। अब रिसीवर और माइक नहीं चलना, इसका मतलब है कि कोडेक सेक्शन का इशू है वो। रिंगर हमारा ओके था, रिंगर आईसी यहाँ है, रिंगर एकदम टकाटक बज रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके। माइक और रिसीवर नहीं चल रहा है। ये पहले भी बंदे ने छेड़खानी की रखी हुई सेट थी। ये सील्ड पतरा पहले से ही निकला हुआ था, पता नहीं किसने किया था, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे एक जंपर भी मारा हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन ये पावर नहीं किया हुआ है, पावर ऐसे नहीं किया हुआ है। पता है कि इसमें कोडेक इसी में पावर आईसी में इनबिल्ट रहती है ये मॉडल में। तो प्रॉब्लम कोडेक और सीपीयू की कम्युनिकेशन के बीच की थी। ओके। तो मैंने ना पावर किया, पावर आईसी भी रिवॉल्व नहीं किया, ना निकाला पावर आईसी, निकाल के कोई जीआर वीआर कुछ भी चेक नहीं किया इसमें। ओके। और ये सीपीयू साइड भी, सीपीयू भी नहीं निकाला हुआ हूँ, नहीं निकाला है। सिर्फ इसको मैंने इस यहाँ से स्क्रैच करके, सीपीयू स्क्रैच करके, सॉरी क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो सीपीयू यहाँ से स्क्रैच करके, ऐसे सीपीयू स्क्रैच करके यहाँ पे जंपर लगाया था। अभी मैंने इस जंपर को निकाल दिया है, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिखाना है कि ये मैंने सीपीयू और पावर बिना निकाले कैसे इस फॉल्ट को फाइंड किया और कहाँ से एग्जैक्ट प्रॉब्लम यही है बोल के, सीपीयू साइड से ये बोल के कैसे फाइंड किया, इसके लिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, देख ही लिया। तो अभी नेक्स्ट हम चाहते हैं, फ़ोन ऑन ही है। ओके। फ़ोन ऑन है, कोई इशू है नहीं। पहले तो हम नॉर्मली किस चीज़ से चेक करते हैं? पहले तो हम मल्टीमीटर से, डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हैं। ओके। तो सॉरी, डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हैं पहले तो। मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ओके। तो अब तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ये रहा मेरा एक मल्टीमीटर, जो यहाँ पे, अब मैं इसमें सीपीयू और सॉरी पावर नहीं निकालने की एक वजह दूसरी भी ये थी कि इसमें टेस्ट पॉइंट थे बाहरी। ओके। तो बाहरी टेस्ट पॉइंट मिल गए थे मुझे, तो इस वजह से मुझे कुछ सीपीयू पावर निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ से है इसको डिफ़ाइन करने के लिए एक ना एक स्लेब को या मास्टर को तो निकालना पड़ सकता था। ओके। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा टूल्स है, अब क्यों नहीं निकाला ये बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। जैसे कि इसमें हम जीआर चेक करते हैं। ओके। ग्राउंड रेजिस्टेंस, डायोड वैल्यू, डायोड वोल्टेज ड्रॉप, कुछ भी बोल लीजिए आप लोग, जीआर बोल लीजिए। ग्राउंड रेजिस्टेंस हो गया जीआर का मतलब। और ये डायोड मोड में वोल्टेज ड्रॉप चेक करना, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके। तो सबसे पहला चीज़ ये है
कि ये ऊपर वाला, ये वाला है हमारा डाटा इनपुट का, जिसमें 411 के आसपास की रीडिंग आ रही है। ओके, डाटा इनपुट लाइन में। दूसरा नीचे वाला है डाटा आउटपुट का, जिसमें भी 412 की रीडिंग आ रही है, वो भी ओके है। ओके, ये कहाँ से मैंने पता किया, स्कीमेटिक में है, कंफर्म करना हो तो स्कीमेटिक देख सकते हैं। और ये निचला वाला है ITS LRC के, ये वाला लाइन है। और ये तीसरा लाइन है एम क्लॉक की, सॉरी ये LRCK में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 412 की रीडिंग, इसमें भी 412-13, इसमें भी 412-13, इसमें भी 412-13। ओके, अब ये है हमारा ITS की मेन क्लॉक, एम क्लॉक या क्लॉक कुछ भी बोल सकते हैं, ये मेन क्लॉक है। इसमें आ रही है 485, यानी कि नॉर्मल से हाई वैल्यू आ रही है। ओके, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है बी क्लॉक, इसमें 412 आ रही है। ओ भैया, ये सिटी कहाँ से आ गई। ओके, तो देखा जाए तो ये इसमें 4, अगर नॉर्मली आप लोगों को मीटर का नॉर्मल जो भी टेक्नीशियन है उनको तो नॉर्मली ज्ञान तो होता ही है ना मीटर का, कि मीटर कैसे काम कर रहा है। ओके, तो नॉर्मली ये रेजिस्टेंस या डायोड वैल्यू या ग्राउंड वैल्यू कुछ भी बोल लो, GR डायोड वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी बोल लो, ये देख के हमें इतना तो पता लग रहा है कि ये 4 लाइन एक ही आ रहा है, आइडेंटिकल आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये 4 लाइन ओके है। और प्रॉब्लम है तो इस लाइन में, कौन सी लाइन, ये लाइन है हमारी एम क्लॉक की लाइन। अब इसमें कैसे काम करता है एम क्लॉक, अब ये क्या हो गया कि डाटा इनपुट है पहला वाला, जो कि डाटा इनपुट तब काम करेगा जब हमारा माइक काम करेगा। माइक एनालॉग सिग्नल कोडेक को देगी, फिर कोडेक इसको फिर डिजिटल सिग्नल बना के फिर CPU को देगी, तब ये डाटा इनपुट का काम करेगा, डाटा इनपुट का लाइन। और डाटा आउटपुट का लाइन कब काम करेगा, जब हमारा रिसीवर एक्टिव होगा, जब हम कॉल के दौरान रहेंगे या फैक्ट्री टेस्ट मोड में रहेंगे, तब हमारा ये डाटा आउटपुट का लाइन एक्टिव रहेगा। और दूसरा जो है LR क्लॉक, LRCK और एम क्लॉक, तो हमेशा ये वाली पॉइंट है जो हमारी वैल्यू हाई आ रही है, समथिंग 475 आ रही है ना, हाँ 485 आ रही है, ये एम क्लॉक है। ये CPU देता है, इसको CPU देता है, ये हमेशा आना ही चाहिए। ओके, और ये बी क्लॉक भी हमेशा आना ही चाहिए। और ये जो LR क्लॉक है वो भी हमेशा मिलने चाहिए हमें, जब भी माइक और रिंगर एक्टिव हो तब। तो अब देखा जाए तो हमारे कंडीशन में माइक नहीं चल रही है, ओके, रिंगर भी नहीं चल रही है, और मेन क्लॉक तो है ही नहीं जो उनको सिंक्रोनाइज करके ड्राइव कर सके। तो अब मुझे यहाँ से ये तो पता लग गया कि ये लाइन में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये CPU साइड से ट्रैक ओके है या पावर साइड से ट्रैक ओके है। अगर CPU पावर साइड से ट्रैक ओके होगा तो पावर IC का GR आएगा यहाँ पे, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। अगर CPU साइड से ओके रहेगा तो ये CPU का GR आएगा। ओके, अब इस टाइम पे हम ये कंफर्म नहीं है कि ये CPU का GR आ रहा है या पावर IC का GR आ रहा है। ओके, अब ये मल्टीमीटर हमें बस एक वैल्यू बता रहा है कि हाँ भाई इस लाइन पे इतना वैल्यू मिल रहा है, तुमको कितना मिला, 486 मिल रहा है वैल्यू। इस लाइन पे कितना मिल रहा है, इस लाइन पे मिल रहा है 412। ओके, इस लाइन पे भी 41213 41213, ऐसे ही ये सब आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि 4 लाइन आइडेंटिकल है, इसका मतलब है CPU से कनेक्टेड है। अब नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि 350 450 तक की रीडिंग में हमारी CPU कनेक्टेड रहती है, CPU से कोई भी स्लेब कनेक्टेड रहता है तो उतने रीडिंग 350 400 ऐसे आसपास, 2 IC कनेक्ट होते हो तो ऐसे आती है। CPU का सिर्फ GR देखे तो हम 350 से लेके 300 350 450 ऐसे तक, मीटर वाइज भी वेरी करता है वो। अब मैं सनशाइन में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 412 आ रहा है, मे भी कोई फ्लूक का यूज़ करेगा तो उसमें मे भी 350 आए। ये मीटर टू मीटर भी वेरी करता है, लेकिन जो आइडेंटिकल आ रहे हैं मेरे में 412 आ रहे हैं, वो वैसे ही आइडेंटिकल ही आएंगे जितने भी लाइन है। तो
मेन मेन यहाँ पे प्रॉब्लम हमें तो पता लग गई है कि ये वाली लाइन पे है जिसमें 485 की रीडिंग आ रही है। अब मीटर से हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये रीडिंग आ तो रही है लेकिन किस चीज़ की आ रही है। ओके, अब यहाँ पे यूज होता है हमारा DSO। ओके, अब ये DSO यहाँ पे यूज होता है। तो DSO का क्या है कि एक्चुअल में ऐसा है कि ये काम करने का तरीका बहुत सारा है। पहले बात तो जब DSO नहीं था तब भी काम बन ही रहा था। ओके, जब DSO है तब भी काम बन ही रहा है। ओके, वैसे कोई चेंज तो है नहीं, जब जितना काम कर सकते थे उतना काम तो कर ही रहे हैं बिना DSO के भी और DSO के भी वैसे भी। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास DSO नहीं था ओके, ये हमारा कैमरा आ गया है। तो सॉरी, हम थे मल्टीमीटर के टॉपिक पे। तो मल्टीमीटर ने सीधा सीधा बता दिया कि ये लाइन में प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम पता नहीं है कि कहाँ पे है, CPU साइड है या पावर साइड है। नॉर्मली मेरे पास अगर DSO नहीं होता तो मेरा पहला क्या होता था कि मेरा पहला चॉइस होता था कि पावर IC निकाल के उसमें कोडेक सेक्शन की चेकिंग जो भी रहती है वो कर ली जाए। तो चेकिंग करने के बाद अगर पावर आईसी से ओके ख़राबी होती या कहीं पे बीच में ट्रैक ब्रेक होते तो वहाँ पे ही हमें GR नहीं मिलती। हम सिंपल सी ले आके वहाँ पे CPU से ले आके एक जंपर वायर ठोक देते, काम बन जाता। ओके, एक कंडीशन ये हो जाती है, एक ही स्लेब आईसी निकालते ही काम बन जाता है। ओके, तो अब यहाँ में हमारे पास ये CPU भी है, पावर भी अटैच्ड है। तो इस कंडीशन में अब मीटर ने तो बता दिया है कि साफ सी बता दिया है कि भाई मैंने तो इतना काम कर दिया,
मेरी तरफ से पता लग गया है कि ये ख़राब है, ये लाइन ख़राब है। अब कहाँ से ख़राब है वो तुम्हारा देखने का काम है। ओके, तो यहाँ पे आती है हमारी डीएसओ की काम। अगर ओके, यहाँ पे आती है हमारी डीएसओ की काम। ओके, तो फ़ोन हमारा ऑन ही है। ओके, लेट मी चेक, फ़ोन ऑफ था। ओके, फ़ोन ऑन करते हैं पहले। तो फ़ोन ऑन हो रहा है। फ़ोन ऑन हो रहा है और ऑन होने के बाद सब कुछ चेक करेंगे एक बार, सभी लाइनों पे एक बार चेक करेंगे कि क्या क्या हो रहा है सभी लाइनों पे। ओके, उसके बाद फिर डीएसओ से कैसे चेकिंग करेंगे उस लाइन को, ये भी बता रहा हूँ साथ साथ। कम्प्लीटली ऑन होने दे फ़ोन को पहले। चलो, फ़ोन ऑन हो गया है। इसमें हमारी लाउड स्पीकर बिल्कुल ओके काम कर रही है। ओके, फ़ोन ऑन हो गया है, अभी हमने कुछ भी नहीं चलाया है फ़ोन पे। ओके, तो अब चेक करते हैं। ये है हमारा डाटा इनपुट का लाइन, यानी कि हमारी माइक से आने वाली लाइन है। इसमें कुछ भी हलचल हड़कम कुछ भी नहीं दिखा रहा है डीएसओ। ओके, ये रहा हमारा डाटा आउटपुट का लाइन। ओके, यहाँ पे भी डीएसओ कुछ भी हलचल नहीं दिखा रही है। ओके, ये रहा हमारा LRCK का लाइन, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो हमारी ख़राबी है। अब ये ख़राब किस साइड से है, यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तक। तो कुछ भी ये हमने कुछ परफॉर्म भी नहीं किया है। फ़ोन ऑन कंडीशन में, स्टैंड बाई कंडीशन, स्क्रीन लॉक अनलॉक कंडीशन में ही है, स्टैंड बाई कंडीशन पे है। तो यहाँ पे भी कुछ भी क्लॉक नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी ये बी क्लॉक की लाइन है, यहाँ पे भी कुछ भी लाइन्स नहीं मिल रही है। ओके, तो स्टैंड बाई कंडीशन तो ये हो गया। ओके, अब हम फ़ोन को थोड़ा सा कुछ हलचल में लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें हम करते हैं चालू रिकॉर्डिंग। ओके, ये डिस्प्ले चेंज वाला सेट है, तो डिस्प्ले भी अच्छे से टच भी काम नहीं कर रही है। ओके, ये हो गया। अब स्टार्ट करने वाले हैं रिकॉर्डिंग। ओके, ये रिकॉर्डिंग हो गई और ये स्टार्ट हो गई। ओके, यहाँ पे देख सकते हो बार बार दिख रहा होगा। एक मिनट, लाइट ऑफ कर रहा हूँ। कुछ भी बार में भी कुछ भी जो वेव आती है, मान जब बोलते हैं तो वेव आती है, वो वेव नहीं दिखा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है वेव भी। चलो, अभी स्टार्टिंग है तो इसी में चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा क्या क्या कंडीशन है। ओके, माइक तो वैसे भी चल नहीं रहा है, तो डाटा इनपुट में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि और क्लॉक भी तो नहीं मिल रही है, मेन क्लॉक भी नहीं है। मिल रही है नहीं मिल रही है अभी पता लग जाएगा। डाटा आउटपुट में भी कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, उसके बाद है LR क्लॉक, इसमें आ रही है। ओके, इसमें मिल रही है, LRCK में LRCK मिल रही है। ओके, उसके बाद हमारा है ये मेन क्लॉक बिल्कुल भी बंद है, कुछ भी नहीं मिल रही है। ओके, अभी के लिए इतना जूम करो कि मैंने स्क्रैच नहीं किया हुआ है, ये हमारे फ्रेश इशू है, फ्रेश प्रॉब्लम की टाइम की काम है। तो मैंने तो इसको प्रॉब्लम फाइंड आउट करके सॉल्व करके फिर ये वीडियो बनाया है कि सोचा कि वीडियो बनाया जाए एक। ओके, मैंने फाइंड कैसे किया उसके बारे में वीडियो बनाया जाए एक। सॉरी, तो मैं ओके, अब ये क्लॉक नहीं मिल रही है। ओके, अब डीएसओ साफ साफ बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि भाई तेरा सीपीयू साइड से प्रॉब्लम है। ओके, अब बी क्लॉक चेक करते हैं। बी क्लॉक ओके थे, मिल रही है वो तो। ओके, अब कहने का मतलब ये है कि डीएसओ ने बता दिया कि साफ साफ ये सीपीयू साइड प्रॉब्लम है, हमें पावर साइड देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो रॉन्ग स्टेप चलने की ज़रूरत नहीं है हमें कि अगर मैं पावर निकालता फिर पावर से देखता, हाँ, ये वगैरह बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। अभी देखने को तो ये भी थोड़ा लंबा ही लग रहा है, लेकिन हम जैसे यूज टू हो जाएंगे, रेगुलर इससे काम करने लग जाएंगे, तो उतना ये लंबा प्रोसेस नहीं लगेगा। जैसे कि पहले पहले जब कोई भी स्टार्टिंग में काम करता है, मैं भी, मेरा भी था,
कोई भी जब स्टार्टिंग में काम करता है तो फर्स्ट टाइम अगर CPU निकालने जाओ तो दिन भर लग जाता है एक CPU करने में। तो वैसे ही काम करते 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 एक्सपीरियंस की वजह से वो टाइम घट के आधे घंटा 15 मिनट 20 मिनट 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे लग जाता है। तो ये भी ऐसा ही है कि जितना यूज करो जितना यूज हो जाओ उतना ही हमें आसानी रहती है। ओके, तो हमारी जाहिर सी बात है मेन क्लॉक नहीं मिल रही है और बाकी हमारा ये डाटा इनपुट और डाटा आउटपुट तो अभी माइक और रिसीवर काम ही नहीं कर रही है। किसकी वजह से? मेन क्लॉक नहीं मिलने की वजह से। तो ये तो काम करने से ही रही। ओके, तो अब चेक करते हैं दूसरी चीज़। अब माइक काम नहीं कर रही है तो हमें डाटा इनपुट में तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एनालॉग सिग्नल आ ही नहीं रहे, कोडेक तो उसको कुछ करेगा ही नहीं। ओके, अब रिसीवर का क्या है कि टेस्ट मोड में चेक करेंगे तो CPU तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वॉइस बना के दे ही देता है। तो उस हिसाब से CPU से हमें जो आउटपुट मिलती है वो तो मिलनी चाहिए। बाकी कोडेक जब प्रोसेस करके वहाँ रिसीवर तक लेके आता है वो हमें सुनाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है अगर हम रिसीवर पे चेक करेंगे डाटा आउटपुट पे, अगर रिसीवर को हम टेस्ट मोड में लगा के, अब सैमसंग का टेस्ट मोड तो पता ही है। ओके, अभी तक रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही है हमारा। देखो इतना टाइम हो गया है, 3 मिनट 33 सेकंड का रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो इसको स्टॉप करते हैं हम अब। सॉरी फ़ोन। ओके, ये स्टॉप करते हैं और जाते हैं हम हमारे फैक्ट्री टेस्ट की तरफ। सैमसंग का फैक्ट्री टेस्ट कोड है *#0*#. ओके, ये हो गया। अब करते हैं हम ये रिसीवर पे क्लिक। ओके, अब रिसीवर CPU साइड से तो रिसीवर के लिए सिग्नल तो चला गया है कि भाई तू रिसीवर बच जा। अब दूसरा काम का किसका है? कोडेक का है। कोडेक का है कि रिसीवर बजाना है अब बोल के। ओके, रिसीवर तक वॉइस थ्रो करनी है, एम्पलीफाई करनी है रिसीवर तक। कोडेक एम्पलीफाई करके भेजता है CPU का सिग्नल को। ओके, तो अब इसमें मैंने बताया था कि हमारा फर्स्ट वाला है डाटा इनपुट का लाइन जो माइक से आती है। ओके, और सेकंड वाला डाटा आउटपुट का लाइन। ओके, 1 मोमेंट, ये लगता है गायब हो गया है, स्क्रीन लॉक हो चुकी है। टेस्ट मोड में स्क्रीन लॉक होने के बाद यहाँ पे वो रिसीवर नहीं बचती है। ओके, तो अनलॉक करते हैं। ओके, रिसीवर ओके है। चलो डाटा आउटपुट की लाइन पे चेक करते हैं। ये देखो डाटा आउटपुट पे हमें सिग्नल मिल रहा है। इसका टेस्ट पॉइंट नंबर है 5008 TP5008, जिसपे हमें यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं। CPU साइड से डाटा आउटपुट हो रही है। इसका कहने का मतलब है कि CPU साइड से हमारी डाटा क्लियरली आउटपुट हो रही है। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। स्क्रीन लॉक हो गई है, फिर से फ़ोन की स्क्रीन ऑन लॉक करते हैं। स्क्रीन लॉक होते ही ये हमारे टेस्ट मोड में ऑफ हो जाती है। ओके, तो यहाँ देखो ये CPU साइड से तो ओके ओके रिपोर्ट है। ओके, हमने यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो CPU साइड से ये डाटा तो बन रही है। इसका मतलब है कि हमारा रिसीवर सेक्शन प्रॉपर काम कर ही रहा है CPU साइड से। ओके, प्रॉब्लम है तो ये कोडेक की, कोडेक तक नहीं पहुंच रहा है ये। ओके, अब क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये तो लाइन ओपन है, इससे पता चल ही रहा है कि क्यों नहीं पहुंच रहा है। ओके, अभी स्क्रीन लॉक हो चुकी है जैसा लग रहा है फ़ोन फिर से। ओके, बैटरी छूट गया है जैसा। हाँ, बैटरी छूट गया है फ़ोन का। ओके, बोर्ड फ़ोन का बैटरी निकल गया है। ओके, इसको हम यहाँ से टाइटली कर लेते हैं रबर बैंड से। जैसे यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे डाटा आउटपुट का लाइन भी ओके है। अब इनपुट तो क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी माइक का तो कोई सिग्नल, माइक सिग्नल कैसे भेजेगी? माइक सिग्नल तो एनालॉग रहेगी। ओके, हम ये चेक कर सकते हैं कि माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको चेक कर सकते हैं। अभी मैं उसको चेक करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको चेक कर सकते हैं। तो
अभी फ़ोन को ऑन होने देते हैं। बैटरी निकल गया था तो टर्न ऑफ हो गया था फ़ोन। अब एक बात अब मान लो प्रॉब्लम पता चल गई है। ओके, अब यहाँ पे हम चेकिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक निकाल के ये जंपर निकाल के रखा है, वो जंपर है हमारा मेन क्लॉक का। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग रिसीवर सब स्टार्ट करके स्टैंड बाय में भी चेक करेंगे और स्टार्ट करके भी चेक करेंगे कि यहाँ पे मेन क्लॉक मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, ये रेस्पॉन्सिबल था या नहीं था। ओके, अभी ये हुआ अनलॉक। अभी इसको स्टैंड बाय में भी देखते हैं। स्टैंड बाय में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, कुछ भी सिग्नल से नहीं आ रहे हैं, कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहे, कुछ भी सिग्नल नहीं। नो नो नो। ओके, तो अब इसको हम फिर से डालते हैं रिकॉर्डिंग में, जो स्क्रीन लॉक होते टाइम भी चलता रहता है। टेस्ट मोड में जब रिसीवर चलाएंगे तो वो स्क्रीन लॉक होते ही रिसीवर बंद हो जाता है, इसलिए रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ओके, एज इट इज़ अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। माइक काम नहीं कर रहा है। ओके, ये तो डाटा इनपुट में कुछ सिग्नल आने की तो बात ही नहीं है। मेन क्लॉक ही नहीं मिल रही है, जिस कोडेक को ड्राइव करने के लिए मेन क्लॉक ही नहीं मिल रही है, तो माइक काम करने का तो कोई बात ही नहीं बन रहा है। और ये रिसीवर के लिए जो आउटपुट जाती है वो अभी इनपुट ले रहा है, आउटपुट जाने की तो बात भी नहीं हो रही है। ओके, ये हो गया हमारा LRC के जो प्रॉपर काम कर रहा है। ये हो गया एम क्लॉक जो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, और ये हो गया हमारा क्या था हमारा बी क्लॉक। ओके, तो अभी जो GR आ रहा था यहाँ पे, अब ये कंफर्म हो गया कि वो GR था किसका, पावर IC का, जो 487 या क्या आ रहा था, वो GR हमारा किसका था, वो GR था हमारा पावर IC का। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी मेन क्लॉक है ये नहीं आ रही, तो इसको हम यहाँ पे जैसे मान लो मैंने स्क्रैच करके रख लिया है, तो यहाँ पे चेक करते हैं मिलता है नहीं मिलता है। ये देखो मिल गई हमारी मेन क्लॉक। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रैच करके रखा था, ये लो मेन क्लॉक मिल गई। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मेन क्लॉक की। ओके, हमारी मेन क्लॉक भी आने लग गई है। कहाँ पे आ रही है, अभी यहाँ CPU के ऊपर आ रही है। ओके, CPU के हमने CPU पे यहाँ पे जंपर मार के निकाल रखा है, इसीलिए यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। अब ये कौन कंफर्म करा, ये DSO कंफर्म करा। कैसे कंफर्म करा कि यहाँ पे सारे, मुझे पता है पहले तो कौन सी लाइन कैसे काम करती है, कब कौन सी लाइन एक्टिव होती है, ये जानना सबसे ज़रूरी बात है। जैसे डाटा इनपुट की लाइन, डाटा आउटपुट की लाइन कब काम करती है। जैसे स्टैंड बाय में देखो तो डाटा इनपुट आउटपुट कुछ काम नहीं करती है। ओके, जब आप रिसीवर के काम करो तो डाटा आउटपुट पर, डाटा रिसीवर का काम करो तो डाटा आउटपुट का काम करती है, डाटा इनपुट का काम नहीं करती है। जब डाटा इनपुट का काम करती है तो जब डाटा आउटपुट का काम नहीं करती है। ओके, और ये LRC के बी क्लॉक मेन क्लॉक वो तो हमेशा ही मिलने ही चाहिए कोडेक को काम करने के लिए, चाहे वो हम इनपुट कर रहे हो या आउटपुट कर रहे हैं, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। LRC का मतलब है वर्ड सिलेक्ट का लाइन, बी क्लॉक ही हो गया और एम क्लॉक हो गया। ओके, तो ये होने के बाद जो यहाँ पे सब मिल रही है, ओके ये भी मिल रहा है। अब ये यहाँ तो मिलने की कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ पे ये रह गई। अब जब पता लग चुका है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ से है, तो हम सिंपल सी, उसके बाद मुझे जब पता लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम CPU साइड से ही है, तो मैंने सिंपली CPU स्क्रैच की। हाँ, इसमें एक काम हो सकता था कि CPU रिवॉल्व करके भी यहाँ से जंपर दे सकते थे। ये CPU रिवॉल्व करके सॉल्व नहीं होता है ये फॉल्ट। पहली बात, CPU रिवॉल्व करके फॉल्ट सॉल्व होता तो मैं स्क्रैच भी नहीं करता। मे बी CPU रिवॉल्व करने के बाद भी जंपर मारना पड़ता है इस लाइन पे। ये लाइन इंटरनली ब्रेक रहती है, इस टाइप से ये इशू आती है, तो CPU रिवॉल्व करने के बाद भी कई दफ़ा जंपर मारने पड़ जाता है इस लाइन पे। सो दैट मैंने CPU रिवॉल्व नहीं किया, पावर भी नहीं उठाया। और कैसे मैंने डायग्नोस किया, कुछ भी नहीं, बिना उठाए हुए मैंने मल्टीमीटर। अब इसमें कंक्लूजन क्या आती है कि हर एक टूल अपनी जगह बेस्ट है, सब कुछ अपनी जगह बेस्ट है। किसी टूल का एडवांटेज भी है, किसी टूल का डिसएडवांटेज भी है। जैसे हम पहले
पहले वाले टेक्नीशियन जो रेडियो मैकेनिक थे वो लोग एनालॉग मीटर चलाते हैं। उन लोगों से आप अभी भी पूछोगे तो डिजिटल मीटर, तो वो लोग बोलते हैं डिजिटल मीटर मैं नहीं चलाऊँगा, डिजिटल मीटर में वो नहीं है, ओके, वो एक्यूरेसी नहीं है या कुछ कुछ ऐसे टाइप के बात करते हैं। हाँ, तो अब जैसे अब मेरे केस में अगर मैं इस केस में देखूँ तो डिजिटल मीटर से या मल्टीमीटर से बोलो, मुझे वो एक्यूरेसी नहीं मिल रही थी कि मुझे जाना किधर है, मुझे वो पाथ नहीं मिल रहा था कि मुझे जाना किधर है। अब जैसे ही डीएसओ लगाया मैंने, डीएसओ की प्रॉब से चेक किया तो मुझे पता चल गया कि मुझे किस पाथ पे चलना है, ओके। तो इस हिसाब से मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया था। चलो इसको हम एक बार फटाफट से जंपर मार लेते हैं। जंपर मारने के बाद सारे फिर से हम चेक करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे, डाटा इनपुट का भी चेक करेंगे इस बार, ओके। डाटा इनपुट आउटपुट सारे चेक करेंगे और वहाँ पे क्लॉक भी चेक कर लेंगे, कोई इशू है नहीं। उसके बाद माइक रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेंगे। ओके, बस कहने का मतलब ये है कि सारे टूल के अपने अपने फ़ायदे हैं। बस हो गया, अपने पास है तो काम आसान हो जाती है। कोई भी टूल ऐसा नहीं है कि सब जो जो भी चीज़ आता है, नए नए इन्वेंशन होते हैं, वो सब चीज़ अच्छे के लिए होते हैं। बेकार चीज़ तो कोई भी इन्वेंट नहीं करता है और बेकार चीज़ कोई चलाता भी नहीं है, पहली बात तो। जैसे अब आपको कोई भी, जैसे मैं सनशाइन का यूज़ कर रहा हूँ, कोई मुझे ला के 300 वाला मीटर दे देगा तो मैं तो वो यूज़ करूँगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि मुझे पता है उसमें कुछ एक्यूरेसी मिलने वाली है नहीं, मेरा उससे कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए तो मैं तो वो यूज़ करने से ही रहा, ओके। ये ओसिलोस्कोप आसपास के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लेती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, और अपने हिसाब से फिर सिग्नल जनरेट करने लग जाती है, दिखाने लग, अपने हिसाब से जनरेट तो नहीं करती, अपने हिसाब से फिर दिखा देती है कि हाँ भाई तेरे आसपास ये हो रहा है, ओके, इतना इतना चीज़ हो रहा है, तो ये बता देती है, ओके। तो इस हिसाब से मैंने प्रॉप कभी नहीं, कहीं भी नहीं जोड़ा था, फिर भी वो हलचल कर रही थी, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपली एक जंपर तो लगा दिया है, यहाँ से ये यहाँ वाला जंपर, अब बोर्ड में लगा के टेस्ट करते हैं। अब मैंने ये स्क्रैचिंग का वगैरह का वीडियो नहीं बनाने का एक रीज़न ये भी है कि थोड़ा टाइम भी लगता है उसमें, और दूसरी बात ये है कि जब आप यूज़ टू हो जाते हैं वही स्क्रैचिंग वगैरह में, जैसे मैंने स्क्रैचिंग किया, तो वही मामला है कि जो फर्स्ट टाइम सीपीयू करा था मुझे, तो मैंने पूरा दिन लगा दिया था, 2 दिन लगा दिया था फर्स्ट टाइम सीपीयू करते टाइम, ओके। वैसा ही है कि अगर मैं अभी ये यूज़ टू हो गया हूँ स्क्रैचिंग से भी, ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं स्क्रैचिंग से भी यूज़ टू हो गया हूँ, तो मैं स्क्रैचिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जंपर वम्पर मारने में 8 मिनट ही लगे होंगे, 8 से 10 मिनट लगे होंगे स्क्रैचिंग करके जंपर मारने में, 8 से 10 मिनट। उतने टाइम में तो सीपीयू रिवॉल्व तो नहीं होता इसका, क्योंकि ग्लू क्लीनिंग निकालना वगैरह, फिर साफ़ करना, रिवॉल्विंग वॉल्विंग करते करते कम से कम 15 से 20-25 मिनट तो चले जाते हैं। तो मेरे लिए तो यही फास्टर रहा। और प्रॉब्लम फाइंड करने की बात हुई, मीटर मारी, सिंपल सी बात है, मीटर मारी, पता लग गई वो लाइन में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, उस लाइन में प्रॉब्लम है, पता लग गई, और कहाँ से प्रॉब्लम है ये पता करने के लिए क्या थी, मेरे पास डीएसओ थी, तो कहाँ से प्रॉब्लम थी वो भी पता लग गई। कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीटर सिर्फ लगाता तो मैं उसके बाद पावर रिवॉल्व करता, पावर रिवॉल्व से नहीं होता तो पावर पे जीआर चेक करता, फिर पावर पे जीआर चेक करने के बाद फिर अब मुझे कुछ पता लगता है कि हाँ भाई ये लाइन प्रॉब्लम है, तो फिर जाके मैं सीपीयू के साइड तक आता। अब जब मेरे पास डीएसओ है तो ये हो गई कि बस मैं वो सब को जंप करके एक अलग डायरेक्ट टू दी पॉइंट आ गया। जैसे कोई इंसान बस पे जा रहा है एक ही डेस्टिनेशन पे 100 किलोमीटर, और एक कोई इंसान फ़्लाइट पे जा रहा है, ओके। तो डीएसओ का ऐसा सीन हो जाता है कि डीएसओ नहीं होना मतलब बस पे जाना है, डीएसओ होना मतलब आप फ्लाइट पे चढ़ रहे हो, ओके। तो यही फ़ायदा है। लेकिन डेस्टिनेशन में तो वो भी पहुंचेगा, जो बस पे जा रहा है वो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, और जो फ्लाइट पे जा रहा है वो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि बस वाला डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा है, फ़्लाइट वाला डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, ये है नहीं। डीएसओ नहीं था तब भी रिपेयर हो रहा था, डीएसओ है तब भी रिपेयर होगा, ये डेफिनेटली होगा। तो
बस अपने अपने टूल के अपने अपने फ़ायदे हैं। ओके, मैं भी कोई महारत ही नहीं हूँ। ओके, तुर्रम खान नहीं हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, लर्न कर रहा हूँ इसी चीज़ को, देख रहा हूँ, चला रहा हूँ, डे बाय डे यूज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे ही काम बन रहे हैं मेरे भी। मैं भी कोई मास्टर तो नहीं हूँ इस टूल यूज़ करने में। कुछ कुछ फंक्शन पता है, कुछ नहीं भी पता है। सो ये सब बातें तो सीखने से ही हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है। बस ये है कि सीखना पड़ेगा, बिना सीखे तो कुछ होने वाला है नहीं। डिस्कार्ड, बिना सीखे तो कुछ होने वाला है नहीं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलो देखो अब यहाँ पे सेफ बन रहा है नहीं बन रहा है, ये लो। अभी जो हमारे वॉइस रिकॉर्ड पे सेव नहीं बन रहा था, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 हेलो, ये देख सकते हो यहाँ पे। ओके, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 हेलो, माइक चलने लग गया है। ओके, अब चेक करते हैं हम यहाँ का पीछे का जो जो भी था। ओके, ओके, तो इसको हल्का सा साइड करते हैं, लेते हैं DSO की प्रॉब और चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट वाला था हमारा डाटा इनपुट का लाइन। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं, ये लो डाटा इनपुट हो गई। ये लो डाटा इनपुट हो गई, आ गई। अब डाटा आउटपुट पे तो अभी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डाटा आउटपुट पे कब आएगा मैंने बता ही दिया हूँ कि कहाँ पे कब आता है डाटा इनपुट पे, सॉरी आउटपुट पे। डाटा आउटपुट पे तो कुछ नहीं आएगा, डाटा इनपुट पे हमें मिल चुका है। ओके, अब ये हो गया हमारा वर्ड सेलेक्ट लाइन LRCK। ओके, ये हो गया हमारा मेन क्लॉक जो अभी हमने जंपर किया, इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है अभी। और ये हो गया हमारा बी क्लॉक। ओके, और ये हो गया हमारा माइक का जो हमारा डाटा इनपुट का लाइन है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, जब माइक काम करता है तो डाटा आउटपुट तो नहीं हो रही है अभी। ओके, तो रिसीवर जब काम करेगा तभी फिर हमारा डाटा आउटपुट का लाइन ओके होगा, क्योंकि हमारी डाटा आउटपुट की लाइन तो ऑलरेडी ओके है। अब कोडेक काम करने लग गया है, इसका मतलब है हमारा माइक भी ओके है, रिसीवर भी ओके है, सब कुछ ओके है। बस हमारी फॉल्ट थी तो ये लाइन की प्रॉब्लम थी। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि इन शॉर्ट बात ये है कि टूल हो तो बहुत बेनिफिशियल है भाई। बनाना तो सभी को है, फ़ोन बनाते हैं आप सभी लोग। तो वही है कि बन तो जाता है, बन जाता है, लेकिन बस कि वही जो अभी मैंने कहा कि बस से सफ़र करना और फ्लाइट से सफ़र करना, दोनों चीज़ में फ़र्क है। ओके, तो कुछ ऐसा ही है इसमें भी। चलो, आशा करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी, और यही है कि टूल के बारे में थोड़ा पता भी लगा होगा कि कौन सी टूल क्या करवा सकती है, क्या क्या दे सकती है, क्या क्या करवा सकती है, कैसे काम कर सकते हैं टूल में। ओके, बस यही थी, और तो कुछ था नहीं कहने को। ओके ओके, बाकी तो अपने हिसाब से देख लो, आपका बजट भी होना चाहिए कि ये नहीं कि टूल ही लेना है, टूल ही सब कुछ नहीं है, बजट भी होता है। ओके, छोटा मोटा बजट का टूल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मल्टीमीटर है थोड़ा ख़रीद लो। तो कहने की बात यही है कि हर एक टूल का बेनिफिट है, हर एक चीज़ अपनी जगह पे स्पेशल है। टाइम कहीं ना कहीं टाइम बचाती है टूल्स हमारे डेली यूज में। हम नए नए टूल्स क्यों खरीदते हैं कि हमें टाइम बचता है। हम एक जैसे देखते हैं मार्केट में कि एक नया वाला PCB होल्डर आ गया है। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में ही एक नया टूल आया था, क्या था वो, IC को पकड़ के ग्लू क्लीनिंग के लिए। ओके, तो 90% प्लस टेक्नीशियन ने तो उसको ख़रीदा ही है, क्योंकि न्यू टूल है, उसमें काम करने के लिए आसानी होती है। नहीं तो हम वही पुराने वाले या इस वाले में
इस वाले में यहाँ पे आईसी फंसा के, हाँ, कभी हिलता था फिर कभी डुलता था, तो ऐसे काम करते थे। ओके, या नहीं तो दूसरे वाले जो ये वाले आते हैं, ये वाले आते हैं, ये वाले, तो इसमें यहाँ पे कुछ फंसा के फिर आईसी फंसा के फिर काम करते थे। ओके, तो जैसे ही वो आया तो सभी ने उसको बाई करने लगा, क्योंकि उससे काम आसानी हुई, थोड़ा वो हिलता उड़ता नहीं है, आईसी पकड़ के बैठता है, वो आईसी उड़ता नहीं है, गायब नहीं हो जाता है। अब इसमें रखने पे छोटे छोटे आईसी यहाँ पे रखते हैं तो कभी कभी फुर हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से सारे टूल का अपना अपना एडवांटेज है, हमें वो सब ग्रांट करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और सभी लोगों को सीखना तो चाहिए। अल्टीमेटली ये है कि टूल चलाना होना सीखना चाहिए। ये नहीं हो तो भी काम, अभी इससे पहले हमारे पास वो नहीं था तो क्या हम आईसी क्लीन नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। ये नहीं कि उससे वो नहीं है तो आईसी क्लीन ही नहीं हो रहा था। अभी वो हो गया है, जो जो टूल आ गया है, तो जो आईसी क्लीन करने के लिए 3 या 4 मिनट लगते थे, तो अभी वो घट के 2 मिनट में हो गया। अगर 4 मिनट भी लगते थे तो 2 मिनट में हो जा रहा है, फटफट वो पकड़ ले रहा है, आसानी से काम बन जा रहा है। ओके, तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। अभी ये क्या है कि ये इसमें हम वॉइस उतना अच्छा नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे माइक की। तो जो माइक लेके आया था, माइक तो बिल्कुल काम ही नहीं किया ये माइक। तो ये माइक को काम नहीं करने के हिसाब से मैंने अलग से मोबाइल का ही रिकॉर्डिंग का यूज़ किया है, माइक का यूज़ किया है। तो ऑडियो में कुछ खास नहीं है, फिर भी वीडियो खास ही है। अगर आपको देख के अच्छा लगा हो तो बता देना। और फिर भी कह रहा हूँ मैं कि मैं इसमें कोई तुर्रम खां नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। ओके, तो जो भी कहना है सोच विचार कह के कहिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टूल बेटर है, ये लेना चाहिए, ये होना चाहिए। आपको लगता है तो लो, तो चेक करो। ओके, आपको लगता है मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो डेफिनेटली लो, करो, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू।